हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर देना बेटा आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। नमस्ते बेटा, राधे राधे सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। गीता जाडौन जाडौन, बस इतना कंफर्म कर दो बेटा, ऑडिबल विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बफरिंग वफरिंग का कोई इशू तो नहीं है ना। अगर सब कुछ ओके है तो बोल दो यस सर ऑल ओके, फिर शुरू करें। चलो अब सब चलिए जी। ठीक है, ओके बेटा, ऑडिबल एंड विजिबल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंफर्मेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को यहाँ से। तो ये आप लोगों की बेटा चौपाल बैच की क्लास चल रही है, वर्क का टॉपिक चल रहा था और ये लास्ट की कुछ कॉन्सेप्ट इसके बचे हैं, उसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, आज इस सेशन में खत्म हो जाएगा टॉपिक, देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर काफी कुछ पढ़ा। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फटाफट फटाफट से रिकैप देख लेते हैं ऊपर से। तो मैंने आपको वर्क के बारे में बताया कि वर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है ये काम। उसके बाद फिर जो है बिना वर्क के कोई सेंटेंस नहीं बनता, क्यों नहीं बनता बताया था आपको मैंने विद एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। उसके बाद और आगे बढ़े तो मैंने आपको बताया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या फर्क होता है। ठीक है, देन उसके बाद फिर यहाँ पे हमने पूरा चार्ट बनवाया था जिसमें कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी। फिर यहाँ पे हमने फाइनाइट से स्टार्ट किया था पढ़ना, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब का आंसर दे, वो ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद इसके डे 2 में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते थे, है ना, वो सारा हुआ हमारा। फिर स्टेटिव वर्ब की बात करी हमने, जो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको कहा जाता था स्टेटिव वर्ब। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, फिर स्टेटिव वर्ब को पहचानना कैसे है वो हमने देखा था। फिर इसके डे 3 में हम देखा था कि बेटा स्टेटिव में आईएनजी का यूज कैसे होता है और आईएनजी का यूज करके भी दिखाया। फिर उसके बाद जेरेंड और पार्टिसिपल की बात करी, तो जेरेंड और पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है, पहचानना कैसे है, किस तरीके से करना है, सब कुछ हो गया था। फिर डे 4 में हमने देखा कि बेटा हमारे पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह होता है, तो इसके रूल क्या होते हैं, जेरेंड के रूल क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। इनके क्वेश्चंस के बाद फिर हमने इसका एरर भी करके दिखाया था। फिर यहाँ पे मैंने प्रोनाउन और एडजेक्टिव में आपको डिफरेंस बताया था, ये भी आपने उतार लिया होगा, राइट। और उसके बाद फिर हमने दिखाया था कि जब हमारे पास दो नाउन साथ आते हैं, जेरेंड के बाद जरूरी नहीं कि नाउन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब दो नाउन साथ आते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कैसे बन जाते हैं, ये हो गया था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कल का ये सेशन में मैंने आपको ट्यूशन देकर छोड़ दिया था, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, क्या है, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसकी पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी पहचान होती है बाबू वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, ओके, चलिए। तो पास्ट पार्टिसिपल इसकी पहचान V3 होती है। अब देखो बेटा, पार्टिसिपल से आपको याद आ रहा होगा कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम की भी कोई चीज पढ़ी थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि हम उस नाउन की एक्टिविटी को देखते थे, राइट। जैसे वो जो है उसने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी, तो उड़ती हुई चिड़िया यानी कि ऐसी चिड़िया जो उड़ रही है ना, फ्लाइंग बर्ड, क्रॉलिंग स्नेक, रनिंग कार, है ना, इस तरीके के वर्ड्स आए थे। तो वहां पे हमने देखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम था सिर्फ वो एक्टिविटी ऑफ नाउन बताता। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका काम था एक्टिविटी ऑफ नाउन, एक्टिविटी ऑफ नाउन। जबकि जो पास्ट पार्टिसिपल है बाबू, क्योंकि है तो इसी के खानदान का, तो काफी सिमिलर काम तो करेगा ही, है ना। तो इसकी जो पहचान होगी बेटा वो होगी स्टेट ऑफ नाउन। क्या होगी बेटा, स्टेट ऑफ नाउन, यानी कि उस नाउन की स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब सिचुएशन, कंडीशन, दशा, उसको स्टेट कहते हैं। स्टेट ऑफ नाउन, स्टेट ऑफ नाउन, उस नाउन की स्टेट क्या है, किस सिचुएशन में है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं सीधा। जैसे यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा कि सुमित बॉट अ ब्रोकन चेयर। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो ब्रोकन लिखा हुआ है, ये जो चेयर है ना, ये इसकी स्टेट को बता रहा है कि कैसी चेयर, जो कि ब्रोकन है, जो कि टूटी हुई है। ऐसी चेयर जो कि टूटी हुई है, वो चेयर लिया जो टूटी हुई है, यानी कि चेयर की स्टेट है कि वो टूटी है, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ही सोल्ड अ टॉर्न बुक, उसने एक ऐसी बुक को सोल्ड किया, सेल कर दिया जो फटी हुई है। ये बुक की स्टेट को बता रहा है कि बुक जो है कैसी है, फटी हुई है। ठीक है, बुक जो है वो कैसी है, फटी हुई है। जैसे मैं कहता हूँ द पेंटेड वॉल, मैं एक एग्जांपल अलग से लिख के बताता हूँ, रुको, लिख के बताता हूँ, रुको, देखो, द पेंटेड वॉल has been uh, has been collapsed। ठीक है, कोलैप्स लिख सकते हैं, या फिर द पेंटेड वॉल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, वो जो पेंटेड वॉल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखो ऐसा वॉल जो कि पेंट हुआ था, ऐसा वॉल जिसको पेंट किया गया था, यानी कि ये इसकी स्टेट को बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल को बता रहा है। ठीक है, यानी कि वॉल तो नॉर्मल भी हो सकता था, लेकिन ये ऐसा वाला वॉल है जो पेंटेड था। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक वॉल है, ठीक, ये एक दूसरा वॉल है, ठीक, ये वॉल 1, ये वॉल 2, ये भी एक वॉल है, ये भी एक वॉल है, लेकिन इसको पेंट किया गया है। ठीक है, इसको पेंट नहीं किया गया, तो इस वाले को हमने क्या कर दिया, तो डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको हमने तोड़ दिया। तो अब ऐसे में कहा जाएगा कि द पेंटेड वॉल हैज बीन डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर इसको तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे सीधा कहेंगे द वॉल हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यानी कि वो वॉल सिर्फ ऐसी थी, नॉर्मल थी, उसमें कोई पेंट नहीं था, सीधा वॉल नॉर्मल कह करके बात आगे बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास सेंटेंस के अंदर ये अपने आप में एक स्टेट को ले रहा है, इसलिए यहाँ पर पेंटेड वर्ड क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। जबकि डिस्ट्रॉयड जो वर्ड है बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इसको लिखा जाएगा। सब कुछ क्लियर है, बताओ एक बार, सबको क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, ममता स्वामी। अच्छा, आप सर मैंने नोट्स भेजे हैं टेलीग्राम पर, प्लीज चेक कर लीजिए। अच्छा, मैंने कहा था नोट्स भेजने के लिए कि कौन कौन बच्चा जो है कैसे नोट्स बना रहा है, आप अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं वहां जरूर देखूंगा। ठीक है, थोड़ा समय नहीं मिल पाया था कल, इसलिए मैं देख नहीं पाया, बट आज देख लूंगा बेटा। ठीक है, जरूर आप जो भी नोट्स बनाते हैं बच्चों, चाहे वो एडिटोरियल का हो, चाहे वो वोकैब वाला नोट्स हो, चाहे कोई भी हो, तो आप उसको जरूर भेजा कीजिए, मैं जरूर देखूंगा उसको। अशोक जहांगीर बहुत ही प्यारा बेटा आप बनाते हैं, शाबाश। चलिए आगे चले, रिपीट कर दूं, रैपिड। देखो मैंने क्या समझाया है, फिर से सुन लो। देखो मैंने कहा कि
प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता था उसकी पहचान होती थी कि वो एक्टिविटी बताएगा किसकी, तो नाउन की, नाउन के बारे में कि नाउन वो क्या कर रहा है। जैसे सेंटेंस के रूप में हमने कहा था कि शी सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, उसने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी, तो ऐसा बर्ड देखा जो उड़ रहा है, मतलब एक्टिविटी में है, वो प्रोसेस में चल रहा है उसकी एक्शन। ठीक है, नॉर्मली अगर कहते हैं शी सॉ अ बर्ड, तो बर्ड की एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, शी सॉ अ बर्ड, बस उसने एक बर्ड देखी। लेकिन अगर मैंने फ्लाइंग बर्ड बोल दिया, इसका मतलब ऐसी बर्ड जो उड़ रही थी, मतलब उसका उड़ना भी हमने सेंटेंस में ही शो कर दिया। ठीक है, दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि एक्टिविटी ऑफ नाउन। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि इसमें एक्टिविटी ऑफ नाउन नहीं दिखाया जाता, इसमें उस नाउन की सिचुएशन या कंडीशन या कहो स्टेट को बताया जाता है कि वो नाउन कैसा है, वो पेंटेड है, वो ब्रोकन है, रिपेयर्ड है ना, कैसा है वो, उसको बताया जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान आपकी आईएनजी थी और इसकी पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। तो यहाँ पे बोला ना, द पेंटेड वॉल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ऐसा वॉल डिस्ट्रॉय किया गया जो पेंटेड था, जो कैसा था, जिस पे पेंट हुआ था, पेंट किया गया था। अब इस क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, सेंटेंस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे था कि सुमित बॉट अ ब्रोकन चेयर, यानी कि सुमित ने एक ब्रोकन चेयर खरीदी, यानी ऐसी चेयर जो कि टूटी हुई थी। तो टूटा होना उसका क्या है, विशेषता है। अच्छा, बाकी मैं अपने आप ढूंढोगे, मैं साइड हो जाऊं, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं, 30 सेकंड के लिए। आप लोग अपने आप से बताइए इनमें से और कौन कौन से हैं जो पास्ट पार्टिसिपल हैं, बताओ फटाफट से। अशोक जांगिड़, संदीप सविता, सोनी प्रजापति, जाडौन जी, फटाफट से बताइए। हम्म नहीं आया अभी तक, आंसर नहीं आया आप लोगों का। चलो, थोड़ा सा आपका कमेंट लेट आता है, बट कोई बात नहीं। हम्म हम्म। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अगला सेंटेंस है बेटा, अ टायर्ड मैन वाज सिटिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पे देखो आपके पास बेटा मैन जो लिखा हुआ है, ये टायर्ड वर्ड इस मैन के लिए क्या है, तो उसका स्टेट को बता रहा है कि वो कैसा मैन, जो टायर्ड है, बहुत ज्यादा थका हुआ पर्सन है, बहुत टायर्ड ऑफ हो रखा है वो। अगला है, ऑल द रिपीटेड क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि रिपीट हुए हैं कई बार, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा था, तो ये उस क्वेश्चन की स्टेट को बता रहा है कि ये वैसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में कई बार क्या हुआ है, तो रिपीट हुआ है। तो बन गया ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पीपी लिख रहे हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है बेटा, द रिपेयर कार वॉज सेंट टू माई ऑफिस। अब यहाँ पे देखो, ऐसी कार जो रिपेयर की गई, क्या लिखा है, द रिपेयर्ड कार, तो ऐसी कार जो रिपेयर की गई। ठीक है, वॉज सेंट तो ये वर्ब हो गया बेटा, ये तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बन गया पास्ट पार्टिसिपल। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो किसी नाउन की स्टेट को बताएगा। लेकिन अगर आपको अभी भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि सर हमें ये पास्ट पार्टिसिपल तो ठीक है, लेकिन ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे पहचाने, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको एक छोटा सा ना तरीका बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा तरीका बताता हूँ, उससे आप देखते ही समझ जाओगे कि ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बताऊँ, सुनो ध्यान से। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी इंग्लिश में अकेले नहीं आ सकती। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश में अकेले कभी नहीं आ सकती, चाहे आप एक्टिव में कहो, चाहे पैसिव में कहो, चाहे प्रेजेंट में कहो, पास्ट में कहो, फ्यूचर में कहो, किसी भी टेंस में कहो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती। उसको अपने से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेना ही पड़ेगा, चाहे वो इज एम आर ले, वॉज ले, बिगिनिंग ले, कुछ भी ले, हैज हैड वगैरह, कुछ भी एक्स वाई जेड, लेकिन उसको चाहिए ही चाहिए अपने से कोई ना पहले कोई ना कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मतलब अब आप देखो यहाँ पे सेंट लिखा है, इससे पहले आपका क्या है बेटा, वॉज लिखा है ना, लिखा है ना वॉज, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आ जाओ, इसके ऊपर वाले में, ऑल द रिपीटेड क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे डिस्कस्ड लिखा हुआ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्यों, इससे पहले आपका वर्ब आपके सामने है, विल बी लिखा है ना, विल बी, राइट। तो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस के रूप में हो गया, हाँ, पैसिव वॉइस के रूप में हो गया, हाँ की ना। ठीक है, कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए, जैसे आपको बताया था ना, एक्टिव पैसिव का विल प्लस बी प्लस वी3। अगला यहाँ पे तो एक ही है, अगला तो सेटिंग था। अगला है यहाँ पे ही सोल्ड और यहाँ ही बॉट। अब आप कहोगे सर ये तो अकेले है, तो ये तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं। भाई मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, तो वही तो अपने से पहले वर्ब कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेती है, तो सर ये तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो अकेले आ रहा है। तो क्या ये पास्ट पार्टिसिपल है, नहीं बेटा, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कई वर्ब होते हैं ना जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ये सेकंड फॉर्म है तो मेन ही वर्ब, लेकिन सेकंड वाली है ये। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल दोगे तो ये किसकी स्टेट को बता रहा है, किसी की स्टेट को नहीं बता रहा। और दूसरी बात कि ये अगर पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा तो मेन वर्ब तो खत्म, इस सेंटेंस में से मेन वर्ब गायब हो जाएगा, और बिना वर्ब के दुनिया का कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डुग्गू, बड़ा अच्छा नाम है आपका सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखी मैंने। इतना इतना सारा आज नया सीखा, इतना सारा नया सीखा, इतना सारा होगा। चलिए डुग्गू, ध्यान से किया कीजिए। क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बोल दो यस सर, क्लियर, यस और नो। आप ना एक काम करो, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहाँ हैज लगा लो, दोनों में, यहाँ पे भी हैज लगा लो, यहाँ पे भी हैज लगा लो। अब ये सिंपल पास्ट है, हैज लगा दोगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, है ना, हैज लगा दोगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो सुमित हैज बॉट अ ब्रोकन चेयर, ही हैज सोल्ड अ टॉर्न बुक। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती दोनों, अगर हैज लग जाता तो, और बाकी तो दोनों हमारे पास्ट पार्टिसिपल हो जाते। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बच्चों, ये हमारा एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड होता है, याद आया। ये मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये एडजेक्टिव होता है। जहां पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा था तो ब्रैकेट में एडजेक्टिव भी लिखा था, उसी तरीके से ये भी हमारा एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। ये भी एडजेक्टिव ही है, नोट कर लेना, ये भी आपका एडजेक्टिव ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमारा एक तरीके से एडजेक्टिव ही था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो ये भी आपका एडजेक्टिव, उसके बाद टॉन एडजेक्टिव, उसके बाद टायर्ड लिखा है बेटा, ये भी आपका एडजेक्टिव है। उसके बाद रिपीटेड लिखा है, एडजेक्टिव, एंड देन उसके बाद यहाँ रिपेयर्ड लिखा है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सारे वर्ड क्या है बेटा, एडजेक्टिव। सर मेरे क्वेश्चन भी सुन लो। हाँ, विकास कुमार गुप्ता, बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका बेटा, मैंने बताया ना कि ये पास्ट पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव है बेटा।
जैसे मैं कहता हूं, मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूं कि विकास इज अ टॉल बॉय, तो विकास लंबा लड़का है, तो ऐसे में टॉल जो है वो उसकी विशेषता हो गई, राइट? विशेषता हो गई विकास की कि विकास लंबा लड़का है, तो ऐसे में वो उसकी क्वालिटी वाला विशेषता हो गया, वो एडजेक्टिव है। और मैं कहता हूं विकास हैज बॉट अ टॉन बुक, विकास ने गलती से जो है फटी हुई किताब खरीद ली, तो वो बुक की विशेषता है कि वो टॉन है, फटी हुई है, ठीक है, उसकी स्टेट को बता रहा है, तो उसकी स्टेट के हिसाब से एडजेक्टिव हो जाएगा, वो भी एडजेक्टिव है, टॉल भी एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव की कैटेगरी के शब्द होते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ या ना बताओ? ठीक है सर, क्लास बैक हो रही है, ओहो ऐसा है क्या? अब इसमें क्या कर सकते हैं? बैक हो रही है तो बड़ी समस्या हो जाती है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो जाता है, तो उसमें बड़ी हम परेशानी में पड़ जाते हैं, क्या कर सकते हैं? बाकी बच्चों को भी दिक्कत है क्या? बैक होने का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। मार्कर। हम्म, देखो लिखना, हैविंग हैविंग सॉल्व हैविंग सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस हैविंग सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस प्रियंका स्टार्टेड प्लेइंग ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हैविंग स्कॉल्डेड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर शी वॉज dismissed from the office। अगला, having completed his homework he सूरज rushed outside। अगला, having arrested by the STF the culprit was produced before the judge। ठीक है, अरे आपके कमेंट्स कितने नीचे चले गए? अब ठीक है, हाँ इन्फिनिटी बताएंगे बेटा, बिल्कुल। चलो देखो, इन सभी में आप ध्यान देना कि हैविंग के साथ वी थ्री आ रहा है, हैविंग प्लस वी थ्री, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल में पहचान यही है कि भाई कोई एक्शन जो है जस्ट एक हुआ और उसके जस्ट बाद कोई दूसरा हो गया, एक एक्शन के जस्ट बाद कोई दूसरा एक्टिविटी या दूसरा एक्शन हो रहा है, राइट? देखो दो तरीके से इसका यूज किया जाता है, दो प्रकार से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप सेंटेंस के अंदर देखिए, हैविंग सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस प्रियंका स्टार्टेड प्लेइंग, यानी कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करते के साथ ही प्रियंका जो है उसने स्टार्ट कर दिया प्ले करना, मतलब खेलना शुरू कर दिया, मतलब एक एक्शन खत्म होते ही उसने दूसरी एक्टिविटी या दूसरा एक्शन करना शुरू कर दिया, तो उसको ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगला है हैविंग स्कॉल्डेड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर, यानी कि मैनेजर के सामने स्कॉल्ड होने के बाद उसको जो है क्या कर दिया गया, रस्टिकेट कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क सूरज जस्ट आउटसाइड, अपना होमवर्क खत्म करते ही सूरज जो है बाहर की तरफ दौड़ा, ठीक है, मतलब एक एक्शन खत्म होते ही कोई दूसरा एक्शन कर रहा है, उसके जस्ट बाद कोई दूसरी एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पे बेटा हम हैविंग वी थ्री लगा रहे हैं ऐसे। अब इनमें एरर भी है, इसमें आपकी मिस्टेक भी है, वो क्या है मिस्टेक चलिए बताते हैं। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है बेटा, ये दो तरीके से यूज हो रहा है, एक तो मार्कर ठीक कर लेते हैं, हाँ एक तो आपका हो रहा है बेटा कैसे, एक्टिव के फॉर्म में, और दूसरा होता है आपका पैसिव के फॉर्म में, दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है, दोनों दोनों तरीके से, एक्टिव के फॉर्म में भी और पैसिव के फॉर्म में भी। कैसे करना है ध्यान से सुनो, मैं करके दिखाता हूं और उसके बाद फिर आपको करना है अपने आप से, ठीक है। सुनो, हैविंग सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस प्रियंका स्टार्टेड प्लेइंग, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर आप देखिए बीच में कॉमा दिखेगा, कैसे, ये रहा कॉमा कॉमा कॉमा, यहाँ पे कॉमा आ रहा है, और उसके जस्ट बाद जो भी आपके पास नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है उससे मालूम पड़ेगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। कैसे, देखो यहाँ लिखा है कि प्रियंका स्टार्टेड प्लेइंग, क्या लिखा है, प्रियंका स्टार्टेड प्लेइंग, तो ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास कि किसने स्टार्ट कर दिया प्ले, प्रियंका ने। प्रियंका जो है वो स्टार्ट के लिए क्या है, वो स्टार्ट जो है वो प्रियंका, इसकी क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है, एक्टिविटी करने वाली पर्सन है। अच्छा, क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, प्रियंका ने। खेलना किसने सॉल्व किया, स्टार्ट किया, प्रियंका ने, यानी प्रियंका जो है वो इन दोनों के लिए सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रियंका इन दोनों के लिए सब्जेक्ट है। इवन हमें इससे मतलब नहीं है कि इसके लिए वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, हमें ये देखना है आगे वाले के लिए क्या है। तो यहाँ पे वो इस क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया होगा, भाई प्रियंका ने तो सॉल्व किया है ना क्वेश्चन, कि क्वेश्चन सॉल्व करते ही प्रियंका जो है वो चली गई खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रियंका है वो इसके लिए भी सब्जेक्ट है, इसके लिए भी सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस अपनी जगह पे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हैविंग स्कॉल्डेड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर शी वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द कॉलेज या फ्रॉम दैट ऑफिस। अब ये बताओ, शी जो है, शी ने डिसमिस किया या शी को डिसमिस किया गया, शी ने डिसमिस किया या शी को डिसमिस किया गया, तो शी को डिसमिस किया गया, ठीक है। अच्छा, शी ने स्कॉल्ड किया या शी को स्कॉल्ड किया गया, शी को स्कॉल्ड किया गया,
आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे बात आ रही थी बेटा को वाली, कौन सी को, मतलब पैसिव के फॉर्म में आ रही थी। ये जो है बेटा हमारे पास जो शी है ना, वो डूअर नहीं है, वो डन है। ये हमारा एक्टिव नहीं है, ये पैसिव में बनता है, ये हमारे पास डूअर ना होकर के डन हो रही थी, जबकि ये डूअर थी, ये काम करने वाली थी। प्रियंका क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, ठीक है, मतलब प्रियंका ने किया, लेकिन यहाँ पे प्रियंका शी ने डाटा नहीं है, शी को डाटा गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पैसिव के फॉर्म में लिखना है तो कैसे आ जाएगा, तो हैविंग बीन सॉल्व्ड, स्कॉल्डेड, हैविंग बीन स्कॉल्डेड, ऐसे हो जाएगा सेंटेंस आपका। हैविंग बीन स्कॉल्डेड पैसिव में होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। नोट कर लेना, एक्टिव के फॉर्म में जब लिखना हो तो यहाँ लिखा जाएगा हैविंग प्लस V3, और पैसिव के फॉर्म में लिखना हो हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ऐसे हैविंग प्लस बीन प्लस V3, इस तरीके से। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए। एक्टिव में हैविंग के साथ V3, पैसिव में हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हैविंग सॉल्व ऑल इक्वेशंस प्रियंका स्टार्टेड प्लेइंग, तो यहाँ पे था कि प्रियंका ने सॉल्व किया और प्रियंका ही खेलने गई, तो ये डूअर थी, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस नो एरर था। अगले में था हैविंग स्कॉल्डेड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर, तो मैनेजर के सामने डांट पड़ी, यानी कि जो शी है वो डन है, शी ने नहीं डांटा, शी को डांटा गया, तो ये डन है, पैसिव होना चाहिए था, बीन लग जाएगा। अगला है हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, सूरज रस्ट आउटसाइड, ठीक है, रस्ट का मतलब होता है दौड़ के कहीं पे जाना, तो यहाँ पे जो है सूरज ही दौड़ के गया होगा और होमवर्क भी सूरज नहीं कंप्लीट किया होगा, तो यहाँ पे सूरज हमारे पास एक्टिव था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हैविंग अरेस्टेड बाय द STF, द कल्प्रिट वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द जज, द हैविंग अरेस्टेड बाय द STF, अब यहाँ पे जो कल्प्रिट है उसने अरेस्ट किया या कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया, तो कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया है, पैसिव है ये बेटा, तो बीन आ जाएगा, हैविंग बीन अरेस्टेड बाय द STF, हैविंग बीन अरेस्टेड बाय द STF, ऐसे करके। समझ में आ गई बात? जल्दी से बताइए एक बार। हो गया? अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या सिर्फ हैविंग के साथ ही बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? चलो अब आते हैं ऐसे पे जहाँ पे हैविंग नहीं, नॉर्मली आपका जो है ING से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने कहा वॉकिंग वॉकिंग इन द वॉकिंग इन द पार्क, लिख लो। अ स्नेक बिट हर। अगला वेटिंग वेटिंग एट द बस स्टॉप a dog barked at him. Mm, walking in the forest. Walking in the forest, he saw a dead lion. He saw a dead lion. He saw a dead lion. अगला, writing a beautiful mm, a beautiful story. Somebody knocked at her door. एक और, traveling in the bus, he saw thief. अब देखो यहाँ पे आपके पास, चलो उतार लो, बताओ। हाँ बेटा, एरर है बिल्कुल, सही करो उसको, अभी तो वही तो ठीक करना सीखेंगे ना, यही तो बेटा करना है ना हमको, एरर को ही तो ठीक करना है सीख के। बेटा आयुषी, अरे वो बिट है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, बिट है वो। बड़ी प्यारी बच्ची है ये, 2-3 बार इसने लिख दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आयुषी सिंह, एक कैपिटल लेटर में लिखा है एक ने नाम और एक ने स्मॉल लेटर में, और दोनों ही ये एक ही बच्चे है क्या जो दोनों आईडी बना के बैठे, आयुषी सिंह, या दोनों अलग अलग हो? बता लिया। अब देखो यहाँ पे इन सभी के बाद देखो बेटा हमारे पास जो है कॉमा के बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, डॉग है, चाहे ही है, स्नेक है, समबडी है, ही है, सब में कुछ ना कुछ आ रहा है ना, सभी के अंदर आ रहा है, ठीक है। देखो वॉकिंग इन द पार्क, अ स्नेक बिट हर, मीनिंग क्या आ रही है कि भाई पार्क में वॉक करते हुए एक स्नेक ने उसको बिट कर लिया, बाइट कर लिया, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो बिट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा गड़बड़ क्या है, अभी पता है इसकी मीनिंग क्या आ रही है, अभी इसकी मीनिंग क्या आ रही है, मीनिंग इसकी आ रही है कि भाई जब वो स्नेक पार्क में वॉक कर रहा था तो उसने काट लिया उस लड़की को, तो भाई यहाँ पे स्नेक थोड़ी वॉक करेगा, स्नेक थोड़ी वॉक करेगा, यहाँ तो बिल्कुल गलत हो गया मामला, ठीक है। तो वॉकिंग इन द पार्क का स्नेक बिट हर, तो पार्क में वॉक करते हुए स्नेक ने उसको काट लिया, तो गड़बड़ हो गया, यहाँ सेंटेंस गलत है। तो बात ये होना चाहिए थी कि वो लड़की वॉक कर रही थी और सांप ने उसको काट लिया, अभी फिलहाल इसकी मीनिंग आ रही है कि स्नेक वॉक कर रहा था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्नेक वॉक करे, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि वाइल शी वॉज, अब बना सेंटेंस हमारा सही, वाइल शी वॉज वॉकिंग इन द पार्क, स्नेक बिट हर, ऐसे। वेटिंग एट द बस स्टॉप, अ डॉग बार्क एट हिम, यानी कि बस स्टॉप पे वेट करते हुए डॉग ने उस पर बार्क किया। भाई बस स्टॉप पे वेट कौन कर रहा था, डॉग या हिम? बस स्टॉप पे वेट तो ही कर रहा होगा ना, पर्सन कर रहा होगा, तब डॉग ने देखा और भौंकने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल ही वॉज
व्हाइल ही वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप अ डॉग बार्क्ड एट हिम, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। वॉकिंग इन द फॉरेस्ट ही सॉ अ डेड लायन, ठीक है। अब बताओ वॉक कौन कर रहा है, ही वॉक कर रहा होगा या डेड लायन वॉक कर रहा होगा? बताओ ही वॉक कर रहा है या डेड लायन वॉक कर रहा है? तो भाई ही वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे भाई हमारे पास ये सेंटेंस पहले से सही है, कोई दिक्कत नहीं, पहले से सही है, ठीक है। क्यों सही है भाई? वो इसलिए सही है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ व्हाइल ही वाज, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि लाइन मरा हुआ है वो वॉक कर रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। मरा हुआ लाइन वॉक कर रहा है, या फिर जो है वो देखा है और वो वॉक कर रहा है, व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट ही सॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि ये पहले से जब ऑलरेडी सही होता है, वॉकिंग इन द फॉरेस्ट ही सॉ अ डेड लायन, यानी कि जंगल में वॉक करते हुए उसने एक लाइन को देखा। तो अगर मैं व्हाइल ही वाज लगाता तो भी यहाँ ही वाली बात आती जो रिपीट हो रहा था, तो आप इसको ऐसे करके भी सेंटेंस अपना आगे बढ़ा सकते थे। व्हाइल ही वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, बोलते हैं ना, ड्राइविंग ऑन द रोड शी सॉ अ कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, ऐसे करके, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। अगला है राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी समबडी नॉक्ड एट हर डोर, यानी कि एक ब्यूटीफुल स्टोरी लिखने के दौरान किसी ने उसका दरवाजा नॉक किया, खटखटाया, ठीक है। अब बताओ कि स्टोरी जो है वो कौन लिख रहा है, समबडी स्टोरी लिख रहा है या वो लड़की स्टोरी लिख रही होगी? सोच के देखो इस सेंटेंस में क्या कहना चाहता है कि राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी समबडी नॉक्ड एट हर डोर, इसकी मीनिंग ये आनी चाहिए कि वो स्टोरी लिख रही है अपने घर में बैठ के, रूम में बैठ के, और कोई आकर के दरवाजा खटखटाता है। तो यहाँ पे ये जो राइटिंग का काम है वो समबडी नहीं कर रहा, राइटिंग का काम, जैसे यहाँ पे था वॉकिंग का काम स्नेक नहीं कर रहा, तो व्हाइल शी वॉज। यहाँ पे वेटिंग का काम डॉग नहीं कर रहा, व्हाइल ही वॉज। यहाँ पे वॉकिंग का काम ही कर रहा है, तो व्हाइल वगैरह नहीं लगाया। यहाँ पे राइटिंग का काम समबडी नहीं कर रहा है, राइटिंग का काम वो लड़की कर रही होगी, समबडी ने तो नॉक किया। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्यूटीफुल स्टोरी लिखते हुए कोई आया रास्ते में ऐसे नॉक करके, ऐसा तो सेंस ही नहीं आ रहा है ना कुछ भी। तो यहाँ पे आपका ये होना चाहिए कि भाई वो अपना कुछ अच्छा सा ब्यूटीफुल स्टोरी लिख रही थी, इतने में कोई आता है और उसके दरवाजे पे नॉक करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वाइल वाइल शी वॉज, क्या हो जाएगा? वाइल शी वॉज, वाइल शी वॉज राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी समबडी नॉक एट हर डोर, यानी कि किसी ने उसका दरवाजा नॉक किया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका कशिश। आगे, ट्रैवलिंग द बस ही सॉ थीफ। अब देखो बस में कौन ट्रैवल कर रहा है, जाहिर सी बात है ही कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पहले से ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ट्रैवल करते हुए उसने एक चोर को देखा, ट्रैवल करते हुए उसने एक चोर को देखा, सेंटेंस में कोई ऐसा गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, यहाँ 5 तक हुआ था ना, ये 5 तक था, ठीक है, 6 करो। बीइंग अ ब्यूटीफुल, सब मार्कर को हल्का कर लेते हैं। बीइंग अ ब्यूटीफुल अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इट अट्रैक्टेड ऑल ऑफ देम। बीइंग बीइंग अ ब्यूटीफुल वेदर वी वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। अगला, बीइंग एन ऑनेस्ट मैन ही ही स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स। क्या निष्ठा? चुन्नी बाबू, सर कल मुझे टैबलेट मिलेगा कॉलेज से, तो आपकी लाइव क्लास नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, कल आपको टैबलेट टैबलेट मिलेगा, टैबलेट मतलब, हाँ, अच्छा टैबलेट मिलेगा कॉलेज से, क्या बात है, एक दो यहाँ भी भेज देना। कौन थी ये? किसको मिल रहा है टैबलेट? बहुत बढ़िया भैया, गीता जाडौन, अच्छा गीता जाडौन जी, ठीक है। हाँ गौरव, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, बहुत बढ़िया। चलो ठीक 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 ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बीइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट अट्रैक्टेड ऑल ऑफ अस, देखो यहाँ पे बात हो रही है कि वो पिक्चर बड़ी ही ब्यूटीफुल थी, इस वजह से उसने सबको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर जो है बड़ी ब्यूटीफुल थी। अब देखो यहाँ पे अट्रैक्ट करने का काम किसने किया, तो सर अट्रैक्ट करने का काम किसने किया, तो पिक्चर ने। और ब्यूटीफुल कौन है, तो पिक्चर है, यानी कि अट्रैक्ट करने का काम भी पिक्चर ने किया, ब्यूटीफुल भी पिक्चर ही है, तो ठीक है। अगला, बीइंग अ ब्यूटीफुल वेदर वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, यानी कि ब्यूटीफुल वेदर था तो हमने डिसाइड किया। अब बताओ डिसाइड करने का काम किसने किया, सर हमने किया, और ब्यूटीफुल क्या है, सर वेदर है, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे वी अलग है और वेदर अलग है। अभी फिलहाल इस सेंटेंस में मीनिंग पता क्या आ रही है, मीनिंग ये आ रही है कि भाई बीइंग अ ब्यूटीफुल वेदर वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, यानी कि हम क्योंकि ब्यूटीफुल वेदर है तो हमने डिसाइड किया कि चलो वॉक पे चलते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। बात ये हो रही है कि ब्यूटीफुल वेदर था तो हमने सोचा वॉक पे चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको फिर आगे लगाना पड़ेगा इट, बीइंग अ ब्यूटीफुल वेदर, इट का यूज करके आप आगे बढ़ेंगे। अगला है बीइंग एन ऑनेस्ट मैन ही स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स, स्टार्ट किसने किया हेल्प करना, ही ने, और ऑनेस्ट मैन कौन है, तो ही है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये दोनों की ही क्वालिटी है, दोनों ही सही है अपनी जगह पे, नो एरर। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, मेरा लग गया जी आयुष सिंह? चलो, इज इट डन? एक बार कमेंट करके बताइए यस सर, ऑल ओके, ऑल डन। तो फिर मैं आगे चलता हूँ, आपको क्लियर हो गया। एक क्लास लगभग और लगनी है इसके ऊपर, एक क्लास और होगी तो उसके बाद आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। एक और ले लेते हैं। बीइंग अ रेनी डे शी डिसाइडेड टू स्टे
टू स्टे एट होम। उसने डिसाइड किया कि वो घर में रुकेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ठीक है, तो डे कैसा था, बारिश वाला था। तब बताओ यहाँ पे दोनों का चेक करो कि ये दोनों एक ही है, अलग अलग है। तो यहाँ पे डिसाइड किसने किया, शी ने किया। रेनी डे कौन है, शी है क्या, नहीं, रेनी डे शी नहीं है, तो यहाँ पे आपका इट आ जाएगा, आ जाएगा, इट आ जाएगा। ठीक है, चलो कैरी सर प्लीज एक बार हरियाणवी में, आप हरियाणा से हैं शायद, हाँ, आयुषी सिंह, चलो हरियाणवी कहते बेरा लग गया। डन 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 डन, ठीक है, शाबाश। चलो सबको क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी क्लास एक और लगनी है, अभी तो चलो अभी इसको स्टार्ट करूंगा। इन्फिनेटिव को तो लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो आधे पे छोड़ना पड़ेगा उसको, तो इसलिए अभी उसको मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा, वरना बीच में रोकना पड़ेगा, फिर कल वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कल जो है बेटा मैं इसको टॉपिक को उठाऊंगा, कौन सा, इन्फिनेटिव वाला जो है गया है आपका। ये बताओ आज जो मैंने आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया, सब अच्छे से क्लियर है सभी को, हाँ या ना, कमेंट करके बताइए सभी को क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर ऑल क्लियर, फिर मैं आगे फिर मैं सेशन को एंड करूँ। लेकिन हाँ एक बात और, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर रहे हैं, अपने प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप अपने नोट्स मुझे चेक भी करवाया कीजिए टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के ग्रुप में डाल के, चाहे मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भेज के, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको चेक करवाते हो, तो जो है आपको ही फायदा है उससे। अगर कुछ गलती होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। और कल मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से मैं डेली जो है उनके डाउट वगैरह सॉल्व करता हूँ, कई बच्चों को रिप्लाई मिलता है। अगर आप लोगों को भी टाइम पे रिप्लाई मिल गया है, इट मीन्स कि आपका नंबर आ गया रिप्लाई का। वैसे बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोशिश ये किया कीजिए कि आप टेलीग्राम के ग्रुप में ही अपने डाउट पूछें। राइट, बच्चे जो है पर्सनली भेज देते हैं, अब मैं किसी को मना करता नहीं हूँ, तो मैंने सभी को मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो अब ऐसे में मैं डेली कोशिश करता हूँ कि 40-50 बच्चों तक रिप्लाई मेरा पहुंच जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे पेंडिंग रह जाते हैं। तो मैं डेली जो है सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सके करूँ। ठीक है, हम्म। तो सबके अपने अपने अलग अलग डाउट रहते हैं, तो उन डाउट्स के ऊपर हम अलग से सेशंस भी लेकर के आएंगे। कईयों का डाउट है कि सर क्या आरआरबी के एग्जाम्स तक हमारा जो है तैयारी अच्छा हो जाएगा, मैंने अभी ज्वाइन किया है। तो अभी अगर आपने ज्वाइन किया है तो बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो या कितना टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई में, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है अभी ज्वाइन किया और आप नहीं एक दिन में 2 ही घंटा पढ़ो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जो बच्चे ने इस बैच को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो गैप हो गई होगा, है ना, फर्क तो होगा ही ना, क्योंकि उन बच्चों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी तक में उनका काफी सिलेबस हो गया। और दूसरी बात कि इस बैच में जब कॉम्प्रीहेंशन आएगा, इस बैच में जब तक आपका कॉम्प्रीहेंशन पहुंचेगा, तब आप लोगों को रीडिंग की हैबिट तब तक आपकी अच्छी हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए, रीडिंग की हैबिट अच्छी हो जानी चाहिए ताकि उस समय में मुझे आपको पढ़ाने में दिक्कत ना आए। और उसको कैसे इंप्रूव करना है कि अभी से ही आप लोग अपना द हिंदू एडिटोरियल की क्लास अटेंड करना शुरू कर दो। डेली सुबह 8 बजे होती है, एकदम जान से लग जाओ, बिल्कुल जी जान झोंक करके कि मुझे डेली द हिंदू एडिटोरियल की क्लास करनी ही करनी है, पूरे शिद्दत के साथ पढ़ो। ठीक है, चलिए बेटा यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन आरआरबी का कब आएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो मैनेजमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट जब कहेगा मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन किसकी, तो चौपाल की। वो हमारे हाथ में नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसी में आपको आगे करवा दूं क्वेश्चंस, है ना, जितना हो पा रहा है क्लास में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको जो है एप्लीकेशन के माध्यम से तो मिल ही रहा है। राइट, फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में या हमारे एडिटोरियल के कमेंट बॉक्स में या किसी भी क्लास के टीचर की यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या यहाँ पे भी डाल सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह द हिंदू एडिटोरियल 8 बजे उस क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।